हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस नई वीडियो में। ये जो दोस्तों हमारी सीरीज़ चल रही थी, इसमें बता दें आज का जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है। रिवीजन किस तरीके से है कि जो हमने 100 मेंस आंसर राइटिंग का क्लास जो स्टार्ट किया है, ठीक है, जीएस पेपर 5 और 6 को लेके। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो 5 पेपर है, 5वां पेपर, उसके 5 प्रश्नों का, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 प्रश्न हमने स्टार्टिंग के किए हैं, उन सारे 5 प्रश्नों को एक साथ यहाँ देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो ठीक है, तो जो लोग डेली आंसर राइटिंग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, जिन्होंने देख रखा है, तो उनके लिए रिवीजन के लिए, और ये उन दोस्तों के लिए है जिनका छूट गया, जो नहीं पढ़ पाए हैं, तो एक साथ यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन 5 प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे। ये जो है मेंस पर्सपेक्टिव से बनाए गए सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपको एक बार हम बता दें, ये वो सारे क्वेश्चन हैं, और इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि बार बार रिवीजन ही आपके लिए क्या होगा, एक की होगा सक्सेस का। क्योंकि रिवीजन आप लोग तो करते नहीं है, ना ही लोग, कुछ ही लोग हैं जो यहाँ से आंसर लिख के इसका सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग आंसर सेंड कर रहे हैं उनका तो ठीक है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग यहाँ से रिवीजन जरूर कर लें। और एक बात बता दें कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से जुड़ने के बाद आप अपने आंसर लिख कर वहाँ सेंड कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपके आंसर को चेक किया जाएगा। ठीक है, जो उसमें गलतियाँ हैं, जो चीज़ें उसको बताई जाएंगी, तो कुछ मत कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिलहाल तो इतना कीजिए कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है मेंस का जो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के बार पढ़ के लिख के वहाँ सेंड कीजिए। ठीक है, तो जो नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़े, पहले एक बार आप क्वेश्चन हमको बता दें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और फिर उसको 1 बाय 1 करके ये कंपाइलेशन वीडियो आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था, उसके विस्तार के बारे में चर्चा किया गया है इसमें। दूसरे प्रश्न में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर टिप्पणी की गई है, मेलों के बारे में उत्तर प्रदेश के। तीसरे क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश के कला और संस्कृति के विकास में वाराणसी के योगदान पर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। अगले में जैन धर्म के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान पर चर्चा की गई है। 5वां प्रश्न में मथुरा कला शैली की विशेषताओं पे क्या किया गया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगी, पूरे 5 प्रश्न। और जो भी आपके डाउट्स हों, ठीक है, उस डाउट को आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। और जो स्टैटिक पोर्शन चल रहा है आपका पेपर 5-6 का, ठीक है, उसको भी आप कवर अप कीजिए। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, उसको आप लगाइए। ठीक है, और फटाफट अपनी तैयारी को क्या कीजिए, और मजबूत कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, कल हमने जो डिस्कस क्वेश्चन का आपको पहले बता दिया था। क्वेश्चन है आज का हमारा कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश। तो इसको चर्चा करने से पहले इसमें क्या क्या हमें देखना है, इसका हमारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। कि शुरुआत में हम सबसे पहले बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय देंगे। ठीक है, और फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद से निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये चीज़ हो गई। और देखिए, अब जब हमने आपको स्टैटिक पोर्शन में पढ़ाया था जीएस पेपर 5 के, ठीक है, वीडियो लेक्चर में, वहाँ हमने आपको पूरा हड़प्पा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, यहाँ से हम आपको एकदम लिखना बताएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको एक रफली स्केच पहले बता दें। इसको डिटेल डिस्कस करने से पहले आपको हम एक पहले रफली स्केच दिखाते हैं। ठीक है, कैसे इस आंसर को फ्रेम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम आपके लिए क्यों आप इस तरीके से बना दिए हैं, ताकि आपको कॉपी में कैसे लिखा जाएगा इसके लिए आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए, क्वेश्चन वही है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध चर्चा करना है 8 नंबर का 125 शब्दों में। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरीके हैं आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला चीज़, आप फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिए, रूपरेखा में क्या करेंगे, परिचय तो दे देंगे हड़प्पा के बारे में, जो भी हम देखेंगे। आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होगा आपके ओरिजिनल कॉपी में, तो वो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दे रहे हैं, किस तरीके से जो आपकी कॉपी, इस कॉपी में आप लिखना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विस्तार ऐसे बना दिए एक, ठीक है, आलमगीरपुर एक साइट है मेरठ की, मंडी एक साइट है, और हुलास एक साइट है। तो एक तरीका आपका ये होगा रिप्रेजेंट करने का, ऐसे बना के कुछ आप, है ना, चार्ट के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे आंसर, तो भी आपके आंसर काफ़ी कंक्रीट होंगे और इस पे अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप मैप बनाना जानते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, जैसे इस तरीके से मैप बना के हमने आपसे शुरू से कहा है कि मैपिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। और जीएस पेपर 5 और 6 के लिए हमने आपको एक अलग से वीडियो भी बता दिया था बना के, जिसमें कि जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल मेंस को कैसे कवर अप करें, है ना, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे आंसर राइटिंग करें, वो आपके जाके चैनल पर पढ़ा, उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, हमने एक सिंपल सा मैप बनाया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख हड़प्पन स्थल को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। मैप बनाने के बाद इसको बॉक्स में करना एकदम कंपलसरी है। उसके बाद ये मैप पे लोकेट कर दिया हुलास, मंडी, आलमगीरपुर और सुनौली, है ना, बागपत का। ठीक है, तो ये बागपत, आलमगीरपुर, मेरठ
और ये मांडी हुलास। तो अगर आप इसमें जैसे जगह का नाम अगर नहीं पता है तो कहाँ पे है तो उसको मेंशन ना करें, लेकिन बस पॉइंट अगर आपको पता है तो पॉइंट आप इसमें मेंशन कर दें। दोस्तों ये सब एफर्ट आपको कैसा लग रहा है कि आपके लिए एक अलग से इतना प्रयास किया जा रहा है मेंस आंसर राइटिंग को लेके, एकदम जीरो से बेसिक्स आपको सिखाया जा रहा है। दोस्तों आप अपने कमेंट को ज़रूर साझा कीजिएगा, जो भी आपके थॉट्स हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ और सुधार करनी चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, तो प्लीज़ आपसे एक चीज़ के ये है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर का, हमने क्या बता दिया आपको, 2 फॉर्मेट बता दिया है कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से। अब चलिए फटाफट से आंसर को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा था हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में, सबसे पहले इसका हम देखेंगे एक मॉडल आंसर में इसका इंट्रो कैसे लिखा गया है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जब हड़प्पा के बारे में देखेंगे तो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। और उत्तर प्रदेश में सभ्यता के प्रमुख जो साइट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आलमगीरपुर मेरठ, बड़गांव सहारनपुर, हुलास सहारनपुर, ठीक है, मांडी मुजफ्फरनगर और सोनौली बागपत का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के इसके इंपॉर्टेंट साइट हो गए। देखिए 2 ही लाइन में किस तरह कंक्रीट यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पन सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका अधिकांश भाग पश्चिमोत्तर भाग में है। यानी इसको क्या यहाँ पे डिस्कस किया है, ये जो मैप है ये तो खैर बना नहीं पाएंगे, बनाने के लिए जो मैप था हमने आपको बता दिया है, बस ये समझने के लिए यहाँ पर है कि किस तरीके से हड़प्पन सभ्यता का मोस्ट ऑफ द पार्ट ये पश्चिम भाग में एक्सपेंडेड था। उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें यहाँ पे थी उसके बारे में हम लोग बता दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें हम करेंगे कि आलमगीरपुर और हुलास, यानी आलमगीरपुर के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसको यहाँ पर हम फीड कर देंगे मेन स्ट्रक्चर के तौर पर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसे परसाराम का खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है आलमगीरपुर को। और ये यमुना नदी के किनारे हड़प्पा का एक स्थल है जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में यहाँ पे चीज़ें मिली थी। खुदाई के दौरान यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, प्रमुख खोजों में छत की टाइलें, कप, फूलदान, मोती और गाड़ियाँ जैसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, चीनी मिट्टी की बर्तनें भी यहाँ पे मिली हैं। तो ये चीज़ आपको उसमें मेंशन कर देना है। इस स्थल पर कुबड़ वाला बैल और टूटा हुआ तांबे का ब्लेड भी मिला है। तो अब देखिए कैसे मेंशन किया गया हड़प्पन साइट के बारे में। आलमगीरपुर पहला क्या कि ये कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी साइट है, इसका कोई अन्य नाम है वो भी डिस्कस कर दिया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली इसको बता दिया। अब देखते हैं हुलास के बारे में। हुलास के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित हुलास उत्तरकालीन सिंधु सभ्यता का है। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड अन्य स्थलों से प्राप्त हुए सिंधु मृदभांडों से मिलते जुलते हैं, जिसमें कांच की मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मनके, चूड़ियाँ, है ना, खिलौना, गाड़ी आदि मिलते हैं। तो ये हो गया हुलास के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, ऐसा मतलब इसकी डिटेलिंग, ठीक है। मांडी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखिए, ये मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है ना, और जून 2000 में ग्रामीणों द्वारा एक प्राचीन खजाने की खोज की गई थी, ठीक है, जिसमें इसमें क्या क्या और चीज़ें मिली थी। इसमें मिला था खोज में लूट के लिए उल्लेखनीय, जिसमें पुराने खजाने वगैरह मिले थे। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से मिली। और यहाँ पे क्या मिले हैं, तो यहाँ पे खेत से जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के सिक्के और उसके साथ साथ क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स हैं ये मांडी और हुलास और आलमगीरपुर से रिलेटेड हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो क्या होता है कि उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा का विस्तार जो है मुख्यतः उसके उत्तरवर्ती काल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये क्या था, इधर विस्तारित था, ठीक है, जहाँ पर भारी मात्रा में क्या क्या प्राप्त हुए हैं, उनके मृदभांड, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये था एक आपको स्ट्रक्चर, जैसे पूरे इस क्वेश्चन को हमने जब स्टार्ट किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है, विस्तार के बारे में, तो जो साइट्स हैं उनको आपको बता दिया कैसे लिखना है। और उसके साथ हमने एक रफ बना दिया कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे और इन सबको डिटेलिंग कर दी। और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे किस फॉर्मेट में लिखा जाए, कॉपी पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ये बताते हैं। देन उसके बाद से उसके पूरे परिचय और उसकी मेन बॉडी स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना रहता है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस हमारा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो ये वही हिस्ट्री का जो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस किए थे
है ना, टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके इंस्टीट्यूट के यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चंस है वहीं से। तो चलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आंसर राइटिंग का, उसको पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लिखेंगे परिचय, इसमें मेलों के महत्व के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, 25 से 30 शब्दों में। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मेले हैं उनका हम लोग विवरण के साथ मतलब एक्सप्लेन करते हुए कौन से मेले कहाँ हैं, क्या फीचर्स हैं उसके साथ कंप्लीट करेंगे। और देन उसके बाद से हमारा कंक्लूड करके ये आंसर कंप्लीट होगा। इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो आंसर रिप्रेजेंट करने का, पहला तरीका आपको बता दें कि इस तरीके से आप आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी में, कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले है ना, उन मेलों में देखिए देव मेला, उसके बाद से कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, रामनवमी मेला, शाकंभरी मेला, लठमार होली, नौचंदी मेला, ठीक है, माघ मेला, काम्पिल मेला, कुंभ एवं अर्धकुंभ मेला। इन मेलों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन जब लिखेंगे तो उसमें ये भी बताएंगे कि जैसे देव मेला बाराबंकी में लगता है, ठीक है, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला आगरा का है ना, रामनवमी मेला मेरठ है ना, उसके बाद से नौचंदी मेला माघ में। तो इन सब की जगहों को वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, मेले के बारे में 2 4 लाइन होगा वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से एक और तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का मैप के माध्यम से, दूसरा तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरीके से आप कुछ इसको मैप पे रिप्रेजेंट का। दूसरा तरीका है कि आप इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो लिखने के बाद से कॉपी में आप इसको इस तरीके से, अगर आपको मैप बनाना आता है, मैप बना लेते हैं आप अच्छे से, तो मैप बनाइए, ऐसे बॉक्स में कंप्लीट कीजिए इसको, और जो जगह पे जो मेले हैं उस मेले को ऐसे लोकेट कर दीजिए उत्तर प्रदेश का मैप बना के, ऐसे ये रामनवमी मेला, देव मेला, कुंभ मेला, ठीक है। मैप में थोड़ी सी जगह लोकेट करने ऊपर नीचे हो सकती तो बहुत ज़्यादा उसका इशू नहीं है, बट इस चीज़ का ध्यान रहे कि हाँ हमने एक कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, क्योंकि आपके आंसर में जब कॉपी चेक की जाती है तो चेक करते टाइम यही देखा था पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉपी का लुक कैसा, साफ़ सुथरी कॉपी है कि नहीं, है ना, और उसको मतलब देखते में एक अट्रैक्शन है कि नहीं। ये चीज़ें लोग कहते हैं कि इस पर नंबर नहीं रहता है, लेकिन मुझे ये मेंटली ना एग्जामिनर के दिमाग पे हिट करती हैं चीज़ें कि किस तरीके से अभी आपके सामने कुछ गंदी परोस दी जाए वो कैसा लगेगा, एक को बहुत अच्छी चीज़ें सजा कर रखी है वो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ें का आपका स्ट्रक्चर आंसर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों कि हमने आपको बता दिया कि मेले के बारे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना। पहला ये तरीका, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे, कई स्टूडेंट्स की जब कॉपी आती है चेक करने के लिए उसमें देखते हैं तो दोनों इस जगह से तब लगता है ना कि इस जगह को फिल करने के लिए ये भी बना दिया आपने, जैसे मान ली कॉपी में यहाँ नीचे ये भी बना दिए, तो इससे क्या लगता है कि आपने कॉपी को फिल करने के लिए, जगह को भरने के लिए चीज़ को किया है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ करेंगे, आपको जो सूटेबल लगे। हमने 2 तरीके बता दिए हैं, ठीक है, जो पॉसिबल है, जो एक अच्छा आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब चलिए फटाफट से हम आंसर के डिटेल में देखते हैं कि आंसर में क्या क्या इसमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ देखना है हमको कि दृष्टिकोण क्या आंसर का हमको पहले बता दिए हैं कि पहले उसको महत्व को बताना है, फिर उत्तर प्रदेश के मेले के बारे में आपको बताना है और उचित निष्कर्ष लिख के आपको आंसर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट देखिए पहले इसका इंट्रो क्या होगा। इंट्रो में हम देखेंगे, देखिए, त्यौहार और मेले उत्तर प्रदेश की विविधता और परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हैं, ठीक है, और समाज को एक साथ लाते हैं। इन अवसर पर लोग, जो मेला लगता है इन अवसर पर लोग क्या करते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। किसमें? धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और आपसी संबंधों को क्या करते हैं, मजबूत करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? मेले। तो मेले के बारे में कंक्रीट यहाँ पे हुआ इंट्रो कि मेला क्या होता है। जब जो भी त्यौहार हैं, मेले हैं उत्तर प्रदेश के, वो विविधता और परंपराओं से भरे हुए हैं, ये ना, ये समाज में आपसी प्रेम सौहार्द को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग में वही चीज़ अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि मेलों के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मेले हैं उसमें पहला मेला कुंभ और अर्धकुंभ का मेला, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कुंभ और अर्धकुंभ के मेले के बारे में कि ये मेला भारत में कुंभ और अर्धकुंभ हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है, ठीक है। और यह सबसे बड़ा जो है ना हिंदू तीर्थ स्थल है। दूसरा पॉइंट में, यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ पे लाखों लोग आध्यात्मिक स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक है, इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेला जो है कहाँ कहाँ पे लगता है उसको बता देंगे। नासिक में लगता है, ठीक है, प्रयागराज में, हरिद्वार और उज्जैन में हर 3 साल में लगता है। इन जगहों को मेंशन कर देंगे। यहाँ पे बारी बारी आयोजित होता है, ठीक है। और अर्ध कुंभ मेला जो है ये पूर्ण कुंभ मेले के मतलब हर 6 साल बाद उसमें लगता है, हरिद्वार में लगता है और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट, प्रत्येक 144 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट है तो इसको मेंशन कर देंगे कि 144 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। अगला मेले की बात करेंगे तो काम्पिल मेला, काम्पिल का, ठीक है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काशीगंज तहसील के काम्पिलिया नामक गाँव में किया जाता है, ठीक है। काम्पिलिया नामक गाँव में किया जाता है काम्पिल मेला। यह किस तरीके का मेला है जो
यह एक जैन मेला है और यह शहर जो है 13वें तीर्थंकर ब्राह्मण विमल नाथ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यह मार्च में गंगा नदी के तट पर आयोजित होने वाला 5 दिवसीय मेला है। तो काम्पिल मेले के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, 1-2 पॉइंट देखिए। वहाँ पे ना आंसर लिखते टाइम जरूरी नहीं कि आप इतने सारे पॉइंट, जैसे इसमें अगले में कुंभ मेले में 4 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, तो 1 से 2 पॉइंट आप एरो बना के लिख देंगे, वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं माघ मेले के लिए, ठीक है। माघ मेला के बारे में देखेंगे। माघ मेला क्या है कि यह महीना माघ मेला जो है जनवरी या फरवरी के दौरान प्रयागराज में गंगा यमुना संगम पर लगता है। इसका उल्लेख जो है पुराणों और महाभारत में पौराणिक पुस्तकों में मिलता है। इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह नदी उत्सव का एक जो है हिस्सा है और इसके बारे में जो बृहस्पति विभिन्न राशियों के संक्रमण के बाद से जो एक पौराणिक कथा है, उसके हिसाब से इसको मनाया जाता है, ठीक है। इस माघ मेले का उल्लेख जो है संगम साहित्य में मिलता है। तमिल साहित्य जो संगम एज का साहित्य है उसमें भी इसका उल्लेख है। अगले मेले की बात करेंगे तो नौचंदी मेला क्या है? यह नौचंदी देवी की पूजा और संत सैयद सालार को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मेरठ में किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? तो मेरठ में किया जाता है, ठीक। अगला इसमें है कि इस मेले के बारे में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को आत्मसात करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, ठीक। और इसकी उत्पत्ति जो है 1672 ईस्वी में हुई, जब इसके मुख्य रूप से पशु व्यापारियों के लिए इसको आयोजन किया जाता है, 1 दिवस के रूप में आयोजित किया जाता था। इसके बाद से हर साल विभिन्न गतिविधियों को मतलब जो भी करने के लिए 2 पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे कि यह नौचंदी मेला जो है नौचंदी देवी की पूजा है, सैयद सालार का मेला है, ठीक है। और मेरठ में मनाया जाता है नौचंदी मेला। इतना पॉइंट अगर लिख देंगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं देव मेला की, ठीक है। देव मेला ये कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है, ठीक है। बाराबंकी जिले में लगता है देवा मेला। ये एक वार्षिक उत्सव है और यह एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना दिखाने के लिए अक्टूबर-नवंबर माह में मनाया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण पशु मेला है जो कुशल शिल्पकारों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। किनके उस पर मनाया जाता है ये? तो वहाँ पे जो है बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की एक प्रतिष्ठित दरगाह है, ठीक है, वहाँ पे ये मनाया जाता है। तो हाजी वारिस अली की दरगाह पे मनाया जाता है कौन सा मेला? देवा मेला, ठीक है। देवा मेला बाराबंकी। अगला मेला देखेंगे कैलाश मेला, ठीक है। कैलाश मेला में क्या है? यह कैलाश मेला आगरा में भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार जो भी शिव स्वयंवर यहाँ पर पत्थर के लिंग रूप में जो उसकी स्पेसिफिक बता रही है, भगवान शिव के बारे में है, अगर है तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। इस मेले का आयोजन अगर हम बात करें तो जहाँ न केवल मंदिर बल्कि यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी बल्कि सड़कें भी सजाई जाती हैं और खिलौने, भोजन, मिठाई आदि यहाँ पे बांटा जाता है, ठीक। आभूषण की अस्थायी दुकान, तो ठीक है। मेला तो लगेगा। ध्यान क्या रखना है कैलाश मेले में? कैलाश मेला पॉइंट याद रखेंगे कि भगवान शिव से रिलेटेड है और ये मनाया जाता है कहाँ पे? आगरा में, ठीक। और मेला लगेगा तो विभिन्न तरह की गतिविधियाँ वहाँ पे तो होंगे ही। अगला पॉइंट है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये भी आगरा जिले में लगता है, यमुना नदी के तट पर। ये आध्यात्मिक मेला है। इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। यह मेला जो है अक्टूबर-नवंबर में लगता है और यहाँ पे जो है इस स्थान के बारे में जो क्या इन्फॉर्मेशन है कि देवताओं को समर्पित यहाँ पे 108 मंदिर है। तो बटेश्वर मेला कहाँ पे? आगरा में और यमुना नदी के तट पर मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार है, ठीक। इसमें और क्या है कि यहाँ बड़ी संख्या में भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्त यमुना में डुबकी लगाते हैं। पशु मेला भी इसको कहा जाता है, यहाँ पर आयोजित होता है। तो ठीक है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और क्या पॉइंट देखेंगे इसमें? रामनवमी ये चैत्र महीने मनाया जाने वाला है। विशेषकर अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है रामनवमी, ठीक है। तो अयोध्या से रिलेटेड शाकंभरी मेला सहारनपुर, ठीक है, जिसमें सहारनपुर में स्थित एक शक्तिपीठ है, वहाँ पे मनाया जाता है शाकंभरी देवी का मेला। और इसका अर्थ है कि देवी शाकंभरी इसका उनका निवास है वहाँ पे 2 मंदिर हैं, ठीक। तो इतना नहीं इसमें ध्यान देना, बस यहाँ पे देखना है कि भैरव का भी यहाँ पे देवता, भैरव देवता का भी एक मंदिर है। तो ये 2-3 पॉइंट आप इसमें शाकंभरी मेले में याद रखेंगे, ठीक है। लट्ठमार होली के बारे में थोड़ा सा देख लें। लट्ठमार होली क्या है? ये तो मथुरा जिले में जो मनाया जाता है, बरसाना और नंदगांव में शहरों में, और इसमें राधा कृष्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पौराणिक बहुत सारी कथाएं हैं भगवान कृष्ण को लेके और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये लट्ठमार होली हो गया, ठीक है। तो ये था जो भी इन सारे मेलों के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और वही अब यहाँ पे निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष में वही लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश के मेले जो है आपसी प्रेम सौहार्द भावना को रिप्रेजेंट करते हैं और इन मेलों के आयोजन से जो है, ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इस तरह के लोकल लेवल पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों का रोज़गार बना रहता है। इस तरह की चीज़ें करके इसको कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये तो थर्ड आज का कि उत्तर प्रदेश
कि कला और संस्कृति के विकास में जो वाराणसी है इसके योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है दोस्तों, उसमें वाराणसी किस तरीके से अपना कला और संस्कृति के क्षेत्र में या फिर अदर एस्पेक्ट्स में किस तरीके से वाराणसी का योगदान रहा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले होगा क्या हमारा आंसर में परिचय, वाराणसी के बारे में एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। उसके बाद से जो आंसर शीट की हमारी डेली का रूटीन है कि जिस तरीके से आंसर को हम लोग यहाँ समझते हैं उसको देखेंगे कि यहाँ पे वाराणसी का योगदान, चाहे आप इस तरीके से एक माइंड मैप बनाएं या फिर फ्लो चार्ट बनाएं, जिसमें एक सेगमेंट हम कर देंगे धार्मिक योगदान। ठीक है, धार्मिक योगदान के बाद से एक बनाएंगे पॉइंट हम यहाँ पे संगीत एवं साहित्य का योगदान। ठीक है, इस क्षेत्र में कला और शिल्प कला का किस तरीके से केंद्र रहा है बनारस, और एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे यहाँ पे टूरिज़्म को लेकर। ठीक है, टूरिज़्म अगर आपको इस चीज़ को भी ऐड कर देंगे तो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे, इकॉनमी को प्रमोट कर रहे, एक पॉइंट आपको और मिल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में इस चीज़ को स्पेसिफिक 2 चीज़ पूछा हुआ है तो उस पर भी कंसंट्रेट रह सकते हैं। और एक जो चीज़ है कि सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बनारस जो है पुरातन संस्कृति को समेटे हुए विश्व कल्चरल हेरिटेज की राजधानी बनी हुई है। और इसको एक क्या करें, एक छोटा सा मैप बना के इसको मैप पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मैप बना के बनारस को एलोकेट कर देंगे। बुद्धिज़्म को भी काफ़ी यहाँ पे प्रमोट किया है बनारस ने, मतलब यहाँ पे उसका आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे उसका प्रचार प्रसार हुआ है ना। और फाइनली क्या करेंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है आज का, अगर आप देखेंगे तो ये मैच कर रहा है किस तरह के क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर से। इसमें हमने और सारे क्वेश्चन करा रखे हैं तो आपको थोड़ा सा उस पर बता दें हम। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये तो हम निष्कर्ष लिख लेंगे और ये मैप बना देंगे। उसके साथ यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर, एक डेली आंसर राइटिंग सेशन में जो हमारा एक अलग से प्रोग्राम है डेली आंसर राइटिंग सेशन में, उसमें हमने अयोध्या के बारे में ऐसे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अयोध्या के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से अयोध्या का कल्चरल और राजनीतिक पॉलिटिकल इसका महत्व है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। एक तो वाराणसी और एक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों में कन्नौज, ठीक है, श्रावस्ती और कुशीनगर जो बुद्धा के महापरिनिर्वाण स्थल से संबंधित है। ठीक है, और इसमें देखेंगे अगर आप तो प्रयागराज एक बार इसके महत्व को पूछा जा चुका है। ठीक है, जीएस में ये मेंस में पूछा जा चुका है। इस समय मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, इस समय 2 चीज़ों की मोस्ट प्रोबेबिलिटी, एक तो बनारस की अगर बात करें तो बनारस की, और दूसरा अयोध्या की। अयोध्या पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं डेली आंसर राइटिंग सीरीज में, और आज कंप्लीट कर लेंगे बनारस को। ठीक है, अब चलिए फटाफट से देखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर के सीरीज के इस डिटेल में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर, हम यहाँ से इसको डिटेल में देखेंगे। डिटेल में क्या है कि उत्तर प्रदेश को कला संस्कृति विकास पर चर्चा करना है, दृष्टिकोण क्या, किस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच है वो बता दे रहे हैं। क्वेश्चन का अप्रोच जो है भूमिका, पहले वाराणसी के बारे में कुछ हम कंक्रीट एक इंट्रो देंगे, उसके बाद से इसके संस्कृति विकास के योगदान पर चर्चा करेंगे और फाइनली एक कंक्लूजन लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके साथ, है ना, उत्तर इसका सबसे पहले इसका देखेंगे इंट्रो। इंट्रो में देखिए क्या है कि वाराणसी जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नगरी है। ठीक है, प्राचीन प्रसिद्ध नगरी, कला और संस्कृति के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, कला और विकास के महत्वपूर्ण, इस शहर का अगर बात करें प्राचीन इतिहास, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक समृद्धि, उत्तर प्रदेश के कला और विकास के उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी अगर हम बात करें कि बनारस की, तो इसने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास में इसने डिफरेंट तरीके से अपनी चीज़ों को रखा है। ठीक है, धार्मिक योगदान के बारे में बात करेंगे, पहला योगदान के बारे में बात करेंगे जो इसका धार्मिक योगदान है। ठीक है, धार्मिक तौर पर इसका क्या योगदान रहा है, तो बनारस को आप जानते ही हैं काशी नगरी। ठीक है, तो बनारस भारतीय संस्कृति का प्रमुख धार्मिक केंद्र रहा है, जहाँ गंगा नदी के तट पर कई प्रमुख घाट है ना, और इसको आध्यात्मिक नगरी। यहाँ के मंदिरों को अगर बात करें तो मंदिरों के यहाँ के मंदिरों और धार्मिक अध्यात्म को लेकर गतिविधियाँ, पूजा अर्चना के प्रमुख स्थल है यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक को ये समृद्ध करता है। ठीक है, उसको यहाँ पे देखिए बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पे क्या है कि सारनाथ, जहाँ बौद्ध तीर्थ स्थल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके धार्मिक योगदान के बारे में। धार्मिक योगदान के बारे में 2-3 चीज़ें क्या हमको ध्यान रखना है कि भारतीय संस्कृति का एक धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ पे प्रमुख जो घाट हैं, मंदिर हैं, किस तरीके से आध्यात्मिक गतिविधियों को सजे हुए हैं, और सारनाथ का बौद्ध तीर्थ स्थल, यहाँ पे गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। कला और शिल्प कला के बारे में बात करें अगर हम यहाँ पे,
कला और शिल्पकला का केंद्र किस तरीके से, तो वाराणसी ने हज़ार वर्षों से कला और शिल्पकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के अगर बात करें बाज़ार में जो रेशम की बुनाई, उसके साथ साथ हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, है ना, पीतल के बर्तन, पत्थर की नक्काशी आदि मिलती है। यहाँ की जो मोस्ट फेमस चीज़ें हैं कला के क्षेत्र में देखेंगे, बनारस की रेशम की साड़ियाँ जो उत्पादन करती है, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, संगीत और साहित्य के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे घराने जो रहे हैं वो यहाँ पे डेवलप हुए हैं। जैसे वाराणसी ने कला को लेके शिल्पकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के बाज़ारों में ये पॉइंट हो गया। ठीक है, संगीत वाला देखना था मैं ना। वाराणसी संगीत और वाद्य साहित्य के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर भारतीय संगीत शास्त्र के उत्कृष्ट गायक और वादक उत्पन्न हुए, जिसमें वाराणसी गायन और की इसकी गायकी परंपरा लोकप्रिय रही है। इस लोक संगीत के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो रामलीला एक प्रसिद्ध समृद्ध भंडार है, जिसमें संगीत, मेला, महोत्सव आदि त्योहारों अखाड़ों पर इसको आयोजित किया जाता है। खेल के पारंपरिक बात में करें तो यहाँ पे प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर, है ना, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रतिष्ठित शहनाई वादक, शास्त्रीय गिरजा देवी। ठीक है, शास्त्रीय ये नृत्यकार जो गिरजा देवी हैं, इनका भी संबंध बनारस से रहा। ये संगीत और साहित्य के क्षेत्र में इसका योगदान हो गया। अब बात करते हैं इसके जो लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, जो हमने डिस्कस करा था क्या कि सर्व विद्या और ज्ञान की राजधानी। तो भारत में प्राचीन जो शिक्षा का केंद्र रहा है ये बनारस में रहा है। आप देखेंगे प्रमुख शास्त्रार्थ, महान विद्वान से लेके, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे आयोजित की गई, जैसे महान विद्वानों का विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आयोजित होती रही समय समय पर। मदरसा, पाठशाला, है ना, गुरु शिष्य की परंपरा, महाकाव्य पे प्रसिद्ध साहित्यिक कार्य, ठीक है, भाषा बोलियों को लेके, समाचार पत्र, पत्रिका, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रही हैं। वार्षिकोत्सव में यहाँ पे क्या मनाया जाता है अगर देखेंगे तो वाराणसी के विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जैसे कि काशी तमिल महोत्सव संघ हो गया, अन्य धार्मिक उत्सव और इसके सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एक चीज़ में मेंशन कर देंगे कि इसको हाल ही में अभी करंट अफेयर से अगर रिलेट करें तो SCO ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। SCO संघाई कॉरपोरेशन ने। तो यहाँ पे देखिए वाराणसी के आसपास संस्थान, स्वतंत्रता संग्राम, शहीदों कहानी, काशी राज का इतिहास, है ना, सारनाथ इतिहास, मिर्ज़ापुर से रिलेटेड, मिर्ज़ापुर के बदोई कालीन का इतिहास, प्रसिद्ध यात्रियों के निज़ाम, पर्यटक, है ना, तो ये बहुत सारे अनेक पैमाने पर टूरिज़्म को विकसित करते हुए, है ना, सांस्कृतिक और धार्मिक कल्चर को निरंतरता को बनाए रखे हुए है और इसकी पहचान अद्भुत अलौकिक महत्व प्रदान करता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल जिसको हमने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, बता दें कि UPPCS के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे UPPCS के लिए प्रीलिम्स के लिए GS की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं तो उसका लाभ आप ज़रूर लें, ये आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करेगा। ठीक है, और इसमें हम आपको बताएं सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और ये पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए। ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि आंसर राइटिंग कॉपी में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा उसको हम बताते हैं। देन इसके बाद से क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आज का हमारा डे 4 का क्या है कि जैन धर्म के विकास में, ठीक है, जैन धर्म के विकास में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, इस पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो बता इसका दृष्टिकोण क्या होगा, मतलब हम इसका अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखिए कि भूमिका लिखेंगे, जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्य जैन धर्म के स्थल कौन कौन से उनका उल्लेख करते हुए उसको हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका है 8 मार्क्स का है, क्वेश्चन जो आपका है 8 मार्क्स का है।
2 पेज में लिखना है लगभग 125 शब्द में। और एक के साथ साथ एक चीज़ बता दें नया कि यहाँ पे इसी तरीके से सेम क्वेश्चन एक बन जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म से लेके, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके लिखने के बाद से अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको इसको क्वेश्चन को लिख के आप भेज सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन किस तरीके से होगा, क्वेश्चन होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है, डिस्कस कीजिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म संबंधित स्थान है कौन कौन से हैं, पहले स्थल के बारे में बात करेंगे, अयोध्या के बारे में, ठीक है। अयोध्या एक प्राचीन नगरी है, इसके बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से अयोध्या विभिन्न धर्मों को लेके और प्राचीन भारत की संस्कृति को सजे हुए हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे ऋषभनाथ से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। काशी वाराणसी की बात करें तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। एक जगह है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, ठीक है। यहाँ पे सांभवनाथ और महावीर से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद से बात करेंगे कौशाम्बी की। कौशाम्बी में क्या है, प्रभास गिरी है, ठीक है। कौशाम्बी में क्या है, प्रभास गिरी है। तो ये जगह दोनों जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद से एक जगह है देवगढ़। देवगढ़ में शांतिनाथ मंदिर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो गया आपका कंप्लीट आज के क्वेश्चंस का एक स्ट्रक्चर। अब देखिए जब कभी आपको एग्जाम में टाइम भी ना रहे ना, तो आप इस तरीके, जब इन द केस कि आपको टाइम कम पड़ रहा है, नहीं डिटेल लिख पा रहे हैं, फिर भी जब आप इस तरीके की स्ट्रक्चरिंग कर देंगे तो उस पर आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। तो बेहतर होगा कि क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है कि आप इस तरीके से अटैम्प्ट करें। और आई होप सो कि इतने पिछले दिनों कुछ दिनों से जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं वो इस आंसर राइटिंग सेशंस इतना समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। और जहाँ जहाँ पे कभी आपको बात करें मैप की ज़रूरत हो, ठीक है, मैप की ज़रूरत हो तो हम आपको बता चुके हैं कि मैप आपको कैसे बनाना है, ठीक है। आप मैप बना के भी यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं किसको, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो आप ऐसे मैप बनाएंगे और इस तरीके से इसको बॉक्स में करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं, जगह भरने के लिए एक छोटे से जगह में बनाइए और बना के इस पर जो भी जगह है उसको आप लोकेट करना चाहें तो लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को डिटेल में। देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। वही यहाँ पे दृष्टिकोण उसके बारे में बात की गई कि भूमिका देना है, स्थलों के बारे में, फिर निष्कर्ष देना है। तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में क्या होगा कि देखिए इंट्रो कंक्रीट होना चाहिए और 25 से 30 शब्दों का होना चाहिए। तो इसमें है क्या इंट्रो में कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, ठीक है, जो भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस धर्म की मूल शिक्षाओं और अद्वितीय तत्वों के माध्यम से जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म साधारण जीवन के संबंध में नैतिकता, अहिंसा, समरसता, संयम और अन्य मूल्यों पर विश्वास करता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, ठीक है। अगर आपका डेट मेंशन करना चाहे तो मेंशन कर दे किस शताब्दी में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, ठीक है, जिसकी धर्म की मूल शिक्षाओं से यहाँ पे सर्वसार्वजनिक जो जीवन है उसमें नैतिकता, अहिंसा, समरसता और इस तरह के गुणों के मूल्यों पर लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। अब जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थल है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में संबंधित स्थान। तो पहला स्थान हम बताया था आपको अयोध्या के बारे में। अब अयोध्या के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखिए क्या क्या है अयोध्या के बारे में स्पेशल। तो अयोध्या के बारे में जो सबसे पहला चीज़ है पॉइंट वो ये है कि जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, ठीक है, जो ऋषभनाथ है जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनका यहाँ पे जन्म स्थान रहा है, ठीक है, जन्मस्थली रहा है। अयोध्या में उनका जन्म रहा है, ठीक है, जन्मस्थली। दूसरे नंबर बात करें कि अयोध्या जो है अन्य कितने तीर्थंकरों से रिलेटेड रहा है, तो अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये क्रमशः दूसरे, पांचवें और चौथे तीर्थंकर रहे हैं। तो अगर इन लोगों का मेंशन नहीं भी करते तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पहले तीर्थंकर ये ऋषभनाथ के बारे में आप मेंशन करेंगे अयोध्या से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे वाराणसी के बारे में। वाराणसी में क्या स्पेशल है, वाराणसी में देखिए बताया था आपको 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्मस्थल है, ठीक है, जो 872 ईसा पूर्व में हुआ था लगभग। और काशी 3 और तीर्थंकरों का जन्म स्थान है जिसमें पार्श्वनाथ, ठीक है, श्रेयसनाथ और क्रमशः 7वें और 11वें तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे श्रावस्ती के बारे में दोस्तों। तो श्रावस्ती में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है, श्रावस्ती में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास देखेंगे कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ और 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभानाथ की जन्मस्थली रही है श्रावस्ती, है ना।
और जैन धर्म कला में श्रावस्ती को चंद्रपुरी व चंद्रिकापुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, महावीर स्वामी ने भी यहाँ 1 वर्ष बिताए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ था। महावीर स्वामी से भी रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट मिल जा रहा है आपको। भगवान शंभुनाथ के गर्भ, जन्म और तपो ज्ञान कल्याण जो भी चीज़ें हुई हैं वो यहीं पे संपन्न हुए। कहाँ पे? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे देवगढ़ के बारे में। देवगढ़ क्या है कि यहाँ पे जैन धर्म का प्रभाव बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जहाँ तक देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ के बारे में क्या है? ये एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर और क्या पॉइंट बनेगा कि इसमें किले में जैन मंदिरों का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो शांतिनाथ का मंदिर है। इसे उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जैन मंदिर धार्मिक स्थल माना जाता है। किसे? देवगढ़ को। ठीक है, बात करेंगे कौशाम्बी के बारे में। कौशाम्बी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे प्रभासगिरी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और जहाँ जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु ने तप किया था। अब आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन आंसर राइटिंग में जो हमने आपको शुरू का फ्लो चार्ट बताया एक उसमें क्या था कि इन सारे पॉइंट्स को हमने मेंशन कर दिया था। तो इस तरीके से आपको एक कंक्रीट रिवीजन के लिए भी आपको समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिवीजन का कंटेंट मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब उसी का क्या रहता है, यहाँ पे एलोबरेट कर देते हैं, चीज़ों को सेंटेंस बना के फ्रेम कर दें तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं इसका क्या हम लोग इसके कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे जब, तो कंक्लूजन देख लीजिए कि देवगढ़ के अलावा राज्य में 3 जैन तीर्थ स्थल जो अन्य हैं, मेरठ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, बागपत, ठीक है, बटेश्वर, कामपिली। देखिए कामपिल सारनाथ, ठीक है, कामपिली जो संकिस्सा वाला है, इसके बारे में हम आपको अलग से बताया था। संकिस्सा जो फर्रुखाबाद में है, इसको भी आप मेंशन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये सब क्या है? धार्मिक स्थल हैं और जहाँ पे हस्तिनापुर भी इसमें जैन धर्म के केंद्र के रूप में रहा है। तो फाइनली क्या कह सकते हैं? फाइनली हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैन समाज ने अपने सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक, ठीक है, के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत टूरिज़्म से भी जोड़ कर लिख दें कंक्लूजन में कि यहाँ पे जो जैन से रिलेटेड जो सारे स्थल हैं वहाँ पर टूरिज़्म को किस तरीके से बढ़ावा मिला है, तो भी आपके एक इस तरीके का क्या हो जाएगा, एक आपका कंक्रीट यहाँ पे निष्कर्ष हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज के पूरे क्वेश्चंस के बारे में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कई दोस्त जो कह रहे थे कि प्री और मेंस के, ठीक है ना, स्ट्रेटजी के बारे में, तो स्ट्रेटजी देखिए बहुत ज़्यादा उस पर वो फोकस नहीं करना, उस चीज़ को हम आपको एक बार फिर से डिस्कस कर देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। फिलहाल तो इतना बता दें कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें प्री और मेंस को साथ लेके चलिएगा। ठीक है, मेंस के जीएस पेपर अगर 5 और 6 आपका तैयार हो जाता है अगले 1 से 1.5 महीने में, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद से हम डेली आंसर राइटिंग के प्रोग्राम के माध्यम से, जो डेली वाला प्रोग्राम है उसमें आपके जीएस 1 से लेके 6 तक मिक्स करा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि रैंडम क्वेश्चन लेकर वहाँ पर आप उसको डिस्कस करा रहे हैं। ठीक, उसके साथ साथ अगर जो आर का दे रहे हैं उनके लिए एक अलग से सीरीज चलवा देंगे। ठीक है, जिसमें उनके लिए एक सेपरेट रहेगा। तो फिलहाल आप इस आंसर राइटिंग के सेशन पे फोकस कीजिए, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो ये सीन है, इसमें यह है कि देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मथुरा कला की विशेषताओं का उल्लेख करना है। पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें फ्लो चार्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल दृष्टिकोण वही रखना है कि आपको एक परिचय दे देना है, उसका विशेषता और निष्कर्ष। तो चलिए फटाफट से, ये एक स्टैटिक पार्ट का है ना, इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको आंसर को कंप्लीट करेंगे। कि मथुरा कला के जो कैरेक्टरिस्टिक उसको जानेंगे। दृष्टिकोण वही हमारा, इसमें एक परिचय, ठीक है, फिर उसकी विशेषताओं को, फिर इसमें यहाँ पे कंक्लूजन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसके आंसर को। ठीक है, इसमें एक इंट्रो क्या है, इंट्रो के बारे में देखिए किस तरीके से, क्योंकि यूपी स्पेशल में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा यूपी स्पेशल में पूछा गया है, तो हम यूपी को दर्शाते हुए अपनी इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे। ठीक है, परिचय जो भी होगा। अब देखिए इसमें किस तरीके से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में कला प्राचीन काल से ही फलते फूलते रहे हैं, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला और हस्तशिल्प के विभिन्न प्रकार के रूपों में वो लोकप्रिय रहे हैं। ठीक है, और ये सदियों से प्रचलित है। कुल मिलाकर अगर देखें, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों की एक जीवंत दस्तावेज है। यहाँ के लोगों की विविधता और एकता को दर्शाती है। जो यहाँ के लोग हैं उनकी विविधता, एकता को दर्शाती है कला। और अपने दृष्टिकोण, व्यवहार, उत्सव, कलात्मक प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोग भारत की संस्कृति विरासत को आकार देना और योगदान देना जारी रखते हैं। कुल मिलाकर इसमें इंट्रो में इस तरीके से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है ना, विभिन्न तरह की जो भी कला हैं,
है ना, जिसमें अब चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प कला, उन सब का एक ना कंपाइलेशन रहा है। कंपाइलेशन से कि उन सबको संजोए हुए है। प्राचीन की संस्कृतियों को अगर आप देखें, उनकी मान्यताओं को देखें, तो उत्तर प्रदेश आज भी विविधताओं से भरा पड़ा है, ठीक है। और ये देश की, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोए हुए है, यानी उस चीज़ को एकदम संभाले हुए है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में चाहे बौद्धिज़्म हो, है ना, बौद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, बाकी अदर कोई डिफरेंट सेक्ट्स हो, धर्म हो, तो किस तरीके से यहाँ पे फलते फूलते चले आए हैं, तो उनमें उत्तर प्रदेश का किस तरीके से योगदान है। इसी क्रम में मथुरा कला को लेके इसमें ये सारी चीज़ें इसमें योगदान देती हैं। अब देखेंगे जो मथुरा कला की जो मेन स्ट्रक्चर है, उसमें मथुरा कला के बारे में कि मथुरा कला में कौन कौन सी पॉइंट है, मतलब अब बेसिकली यहाँ पे मथुरा कला का फीचर्स को हमको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस तरीके से बनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि मथुरा कला की जो मूर्ति है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। मथुरा कला की जो मूर्ति है आपको इस फॉर्म में देखिए बुद्ध का, ठीक है। इसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना है कि जिससे किस तरीके से इस पर कपड़े हैं, है ना, बुद्ध का ये एलोंगेटेड ईयर और ये डॉटेड हेड नॉट, ठीक है, पीछे हॉलो स्ट्रक्चर, ये पीछे का है ना, ठीक है, किस स्माइलिंग मुद्रा में, इसी सारी को डिस्क्राइब कर देना है, ठीक। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके इसकी मथुरा कला शैली के पॉइंट्स को। देखिए कि पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट यहाँ क्या है, मथुरा कला शैली गांधार और अमरावती के साथ साथ बौद्ध मूर्तिकला के 3 महत्वपूर्ण शैलियों में से एक है। यह कुषाण काल के दौरान फला फूला और उस समय अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। तो मथुरा कला जो शैली है कि ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से गांधार शैली है, अमरावती शैली है ना, तो उसमें बुद्ध की मूर्ति कला जो तीनों बनी उसमें एक ये महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कौन? मथुरा कला शैली। और इसका जो पीक टेन्योर रहा है, काल रहा है, कुषाण काल के दौरान रहा है, अपने पीक पे था। मथुरा स्कूल का प्रभाव बौद्ध धर्म से आगे बढ़कर जैन धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है, इन सब में फैला हुआ है। यानी मथुरा कला सिर्फ बौद्धिज़्म तक नहीं है, ठीक है, इसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म आदि के भी चित्रण दर्शाए गए हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसकी बोल्ड और बड़ी नक्काशी शामिल है, मतलब बॉडी में बोल्डनेस है ना, जिसमें मूर्ति कला की मात्रा चित्रतल से बाहर निकली हुई है, उभरी हुई है। मतलब अगर आप देखें तो देख के ही समझ में आएगा, जैसे होता है ना कि एक प्लेन में नहीं है, प्लेन से आउटेड दिख रहा है और बॉडी एकदम एलोंगेटेड, एक हष्ट पुष्ट बॉडी इसमें दिखाई गई है, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, एक चीज़ और बताएं कि जब भी आप आर्ट एंड कल्चर की चीज़ों को पढ़ें ना, तो उसको इमेज के साथ कंपेयर करके, कोई चित्रकला है, मूर्ति कला है, तो उसको देख के जब उस साथ से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक रिटर्न करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये होता है इसको थोड़ा सा ना पढ़ने के, सिर्फ अगर आप इस पॉइंट को रटेंगे ना तो चीज़ें भूल जाएंगे। अब उसको उस मूर्ति कला को देख के हाँ इस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, तब तैयार करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तैयार हो पाएंगी, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं कि छवियों में गोल मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दिए हैं, यानी स्माइलिंग फेस। मूर्तियों के भारीपन में कमी दिखाई गई है ना। उसके साथ साथ क्या दिखाया गया है, देखेंगे कि कलाकारों ने विवरण पर बहुत ज़्यादा मूर्तियों के भारीपन में कमी दिखाई गई और कलाकारों ने विवरण पर बहुत ही ध्यान दिया है, यानी जो उनके ड्रेसेस हैं उन सब पे बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया है। आकृतियों प्रधानों को दृश्यमान बनाया गया है, जो यानी कपड़े हैं उसमें विजिबल है, जिसमें अगर देखेंगे बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव, वैष्णव, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल यहाँ भी हाईलाइटेड है ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध, ठीक है, यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियाँ, शैव, वैष्णव देवताओं के चित्र भी अंकित हैं किसमें, मथुरा शैली में, ठीक। यानी बड़े पैमाने पर इनके नक्काशी के गया इसमें मिलते हैं। मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण के लिए लाल धब्बे बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ये पॉइंट भी स्टार लाइक नोट कीजिएगा कि इसमें क्या नोट किया गया, लाल धब्बे बलुआ पत्थर का निर्माण। तथा देखेंगे समय के साथ दूसरी शताब्दी में क्या हुआ, यहाँ पे मूर्तियाँ अधिक कामुक, गोल मटोल और मांचल हो गई, यानी समय के साथ इसमें और निखार आया, आप कहें तो इसमें सुंदरता और बढ़ गई इसकी। तीसरी शताब्दी में जब बात करेंगे तो तीसरी शताब्दी में क्या हुआ, मूर्ति कला की मात्रा में परिवर्तन में अधिक सूक्ष्मता के साथ व्यवहार लाया गया, जिसमें इस शताब्दी में अगर देखेंगे तो मुद्रा के झुकाव, पैरों के बीच की दूरी, इन सब पर जोर दिया। मतलब क्या कहते हैं ना, बेसिकली इसमें और होता है ना कि जीवंत उदाहरण को उसमें सम्मिलित किया गया, मतलब उसके जो लुक है वो और अच्छे तरीके से उसको उभार के बनाया गया। अब देखेंगे लास्ट पॉइंट इसमें कि मथुरा कला शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आकृतियों सिर के चारों ओर प्रचुर मात्रा में सजाया गया है, यानी प्रभामंडल जिसे कहते हैं। प्रभामंडल क्या है, उससे सजाया गया जो उनकी दिव्य आभा और प्रतीकात्मकता को जोड़ता है,
ठीक। ये प्रभामंडल है, आप ये समझिए, ये जो पीछे हॉलो स्फीयर है इससे सजाया गया है। अब देखिए इसमें जो कपड़े हैं, पहले बुद्ध की जो मूर्तियाँ रहती थी मतलब वो नेक्ड रहती, उस पर कपड़े उपड़े नहीं रहते थे। इस कला शैली में हल्के हल्के कपड़े को विजिबल आपको दिख रहा है ना, पैरों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, बॉडी एकदम है ना डुलडुल नहीं है, एकदम क्या कहते हैं चुस्त दुरुस्त एक बॉडी इसमें दिख रही है। ये इनके हेड डॉटेड एलोंगेटेड हियर होता है ना, कान का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं लंबे कान, है ना। इस तरीके से इस चीज़ को सजाया गया। तो ये सारे फीचर्स किस में है, मथुरा कला शैली का। आपको एक मोटा मोटी इसमें फटाफट से बताएं क्या कौन से पॉइंट पे आपको जो की पॉइंट है इसमें उसको ध्यान रखना है, की पॉइंट्स को। वो की पॉइंट आपको देखना है कि ये गांधार और अमरावती के साथ साथ बुद्ध मूर्ति कला के उदाहरण हैं। यहाँ पे कुषाण काल में इसका डेवलपमेंट हुआ है और इसमें जैन धर्म हिंदू धर्म भी शामिल है, ठीक है। और इसमें बोल्ड और नक्काशी शामिल है, मतलब बॉडी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन, स्माइली फेस है। बुद्ध यक्ष यक्षिणी शैव वैष्णव धर्म के चित्रों को इसमें मेंशन किया गया है ना। और इसमें आगे चल के क्या किया गया, इसमें बारीकी से सूक्ष्मता पर भी ध्यान दिया गया है, ठीक। और पीछे एक प्रभामंडल है, यानी जो हॉलो चीज़ है उससे सजाया गया है। अब देखेंगे इसका लास्ट में हम इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या है, वही 2 पॉइंट कंक्लूजन यहाँ पे छोटा सा है कि मथुरा शैली, ठीक है। मथुरा शैली के बारे में अगर हम बात करें तो मथुरा शैली उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। प्राचीन भारतीय कलाकारों की कलात्मक उपलब्धियों का कौशल प्रमाणक रूप में खड़ा हुआ है। यानी आप अगर देखेंगे मथुरा कला शैली उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सांस्कृतिक विरासत को सजोए हुए है ना। तो ये तो हो गया आपका एक कंक्रीट क्या हो गया यहाँ पे आपका कंक्लूजन, ठीक है। और इसके बाद से थोड़ा सा कल का क्वेश्चन हम आपको आज ही बता दे रहे हैं। कल का क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगर आप पढ़ के आना चाहें तो पढ़ कर आइएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का क्या योगदान रहा है। कल इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा कई लोग कमेंट थे कि कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन, तो यहाँ पर शॉर्ट रिकैप में कल वाले क्वेश्चन का आपको एक बार सिर्फ आउटलाइन का रिवीजन करा दे रहे हैं। तो कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था उसमें था जैन धर्म के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान पे। तो उसके साथ साथ क्वेश्चन आपको दिए थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगर आपने जिन लोगों ने इसको लिखा है, लिख के सबमिट किया टेलीग्राम पे, उनको हमने आंसर को देख लिया। आंसर को देखने के लिए आप क्या करते हैं, करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैन धर्म के बारे में देखना। तो स्पेशली कल में क्या देखे थे हम लोग, इसमें था कि उत्तर प्रदेश संबंधित कौन कौन सा स्थान थे। तो अयोध्या देखे थे, श्रावस्ती अयोध्या ऋषभनाथ से संबंधित था, श्रावस्ती में संभवनाथ और महावीर थे। कौशाम्बी था जिसमें प्रभासगिरी जगह था, देवगढ़ जिसमें शक्तिनाथ मंदिर है ना, शांतिनाथ मंदिर, काशीनाथ और इसमें पार्श्वनाथ, ठीक है, काशी वाराणसी से। तो ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड थे, कल वाले क्वेश्चन से, जो आपको आंसर में लिख के सबमिट करना था, ठीक है। दोस्तों जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है। जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में पार्ट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेन्स की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।